दोनों से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ी तो ऐसी स्थिति में उसे संभालना मुश्किल हो सकता है। विशेषज्ञों की माने तो अगर बारिश होती है जो कि कोरोना वायरस हवा में घूम रहा है वो नीचे आ सकता है, इससे संक्रमण कम हो सकता है। वहीं अगर रात में बारिश होती है तो ये स्थिति भी कोरोना संक्रमण को लेकर कहीं ना कहीं फायदे का सौदा साबित हो सकती है। अगर अच्छी बारिश होती है तो डेंगू और मलेरिया को पनपने में राहत होगी। चूंकि जून में बारिश के बाद डेंगू का मच्छर जुलाई में आता है, इसी समय कोरोना की तीसरी लहर की बात भी कही जा रही है। इसके अलावा बारिश के साथ ही साथ सर्दी का मौसम जल्द ही प्रदूषण के स्तर के साथ ही साथ बढ़ेगा। बारिश जल्द होती है तो ठंड जल्द आएगी और कोरोना वायरस को इससे फायदा मिलेगा, साथ ही डेंगू को भी फायदा होगा। अगर कोरोना का संक्रमण डेंगू का संक्रमण साथ ही साथ आया तो स्थिति चिंताजनक हो सकती है, क्योंकि तैयारियों को लेकर यदि हम बात करें तो कोरोना को लेकर तो काफी हद तक तैयारियां की गई हैं, लेकिन कोरोना और डेंगू साथ ही साथ आता है तो इन्हें संभालना एक साथ मुश्किल हो सकता है। इन्हीं सब मुद्दों पर लेकर हेल्थ कॉन्फ्रेंस में आज हम बातचीत करेंगे और अपने एक्सपर्ट से तमाम सवालों के जवाब जानेंगे कि कैसे इस मौसम में भी हम अपना बचाव कर सकते हैं। क्या सवाल आज हम लेंगे उस बारे में आपको ग्राफिक्स के माध्यम से जानकारी दे देते हैं। वैक्सीन लगवाने के बाद बुखार क्यों आता है, पहली के बाद दूसरी डोज क्यों जरूरी है, वैक्सीन लगवाने के बाद क्या एहतियात बरतनी चाहिए, कोरोना की लहर क्या है, कोरोना की लहर आखिर क्यों आती है एक के बाद एक, इसके अलावा कोरोना के नियमों का पालन कैसे करना चाहिए, कोरोना का वायरस म्यूटेंट होकर कितने लोगों को अपना शिकार बना सकता है। जिस तरह से सेकेंड वेव में हमने देखा, मॉनसून का कोरोना पर क्या असर होगा, क्या बारिश के मौसम में कोरोना का कहर बढ़ सकता है। इसके अलावा ब्रिटेन में तीसरी लहर आ चुकी है, भारत में इसका क्या असर होगा, पहली और दूसरी डोज के बीच में ज्यादा अंतर यदि हो गया तो ऐसे में क्या करना चाहिए। जो भी वैक्सीनेशन कराने के लिए लोग आगे जा रहे हैं, तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर बातचीत करेंगे। साथ ही साथ ये वो सवाल हैं जिन्हें हम अपने एक्सपर्ट्स के माध्यम से जानेंगे कि बारिश का कोरोना को लेकर क्या कुछ असर हो सकता है, किस तरह का बदलाव कोरोना में देखने को मिल सकता है। इसको लेकर हमारे आज के कार्यक्रम में हम बातचीत करेंगे। और इससे पहले अपने सवालों को लेकर हम बातचीत करें, कोरोना वैक्सीन के डोज के बीच के गैप को एक अहम जानकारी सामने आ रही है। अमेरिका के महामारी एक्सपर्ट डॉक्टर एंथनी फाउची ने चेतावनी दी है। उनका कहना है कि वैक्सीन के 2 डोज के बीच के समय बढ़ाने से कोरोना वैक्सीन के डोज के बीच गैप को लेकर अमेरिका के महामारी एक्सपर्ट डॉक्टर एंथनी फाउची ने चेतावनी दी है। उनका कहना है कि वैक्सीन के 2 डोज के बीच समय बढ़ने से लोगों में इन्फेक्शन का खतरा बढ़ सकता है। भारत के संदर्भ में फाउची का ये बयान वैक्सीन के 2 डोज के बीच समय बढ़ाना खतरनाक है। सरकार ने पिछले महीने ही कोविशील्ड के 2 डोज के बीच का गैप बढ़ाकर 12-16 हफ्ते किया। इससे पहले मार्च में ये गैप 28 दिन से बढ़ाकर 6 से 8 हफ्ते किया गया था। सरकार का कहना है कि 2 डोज का गैप बढ़ाने से वैक्सीन का असर बढ़ जाएगा। डेल्टा वेरिएंट वाले देशों में आगे भी संक्रमण फैलने का खतरा। फाउची के मुताबिक भारत के कई राज्यों में डेल्टा वेरिएंट हावी हो गया है। ये एक से दूसरे व्यक्ति में काफी तेजी से और असरदार तरीके से फैलता है। जिन देशों में ये वेरिएंट पाया गया है वहां संक्रमण बढ़ने का खतरा है। खासकर अगर किसी देश के पास वैक्सीन की कमी है तो उसे ज्यादा चिंता करनी चाहिए। फिलहाल कोरोना के स्वरूपों ने इंसान का स्वरूप बिगाड़ दिया है। एक तरफ फाउची का बयान है, दूसरी तरफ वैक्सीन डोज के बीच बढ़ता वक्त क्या संक्रमण की एक और लहर की तरफ इशारा कर रहा है। डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। वैक्सीन लगवाने के बाद बुखार आखिर क्यों आता है, और ऐसे ही कई सवाल हैं जिनके बारे में हम बातचीत करेंगे। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर का एक पैनल जुड़ेगा। सबसे पहले हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर राजीव सूद, डीन आरएमएल दिल्ली और बीसी रॉय अवार्डी जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। जी सर, कार्यक्रम की आज शुरुआत करेंगे और आज हम मुख्य तौर पर कोरोना और मॉनसून को लेकर यहाँ पर चर्चा करना चाह रहे हैं कि जिस तरह से मॉनसून दस्तक दे रहा है,
माना ये जाता है कि जैसे जैसे मानसून का समय आता है, पहले से ही हम जानते हैं कि डेंगू से लेकर मलेरिया और कई अन्य तमाम तरह की बीमारियां, फंगस का भी खतरा मानसून के मौसम में बढ़ता हुआ नजर आता है। इसके अलावा और तरह तरह के इन्फेक्शन होते हैं, वायरल फीवर होते हैं। ऐसे में कोरोना का कहर क्या मानसून में बढ़ सकता है? आपके माध्यम से जानना चाहेंगे। देखिए, मानसून से इसको रिलेट किया गया, कोरोना को लास्ट फर्स्ट वेव में भी इसको रिलेट किया गया था। और ज़्यादातर ये देखा गया है कि इन्फेक्शंस जो हैं वो इस समय पे बढ़ जाते हैं, दूसरे वायरल इन्फेक्शंस। और पहले ये भी देखा गया चेंजिंग सीजन के अंदर कोरोना होता है, ये भी एक थ्योरी आई थी कि ये वायरस है और ये उसी टाइम आएगा। पर ये देखा गया ये ठंडे देशों में भी हुआ, गर्म देशों में भी हुआ, और बारिश में भी हुआ। ह्यूमिडिटी बढ़ी, थोड़ा बढ़ा क्योंकि पोल्यूशन बढ़ जाता है। और उसमें जब बारिश होती है तो वो पोल्यूशन वाश होता है। अभी आपने जिस तरह की जानकारी बोली, ये कुछ एक्सपर्ट कमेंट्स हैं, अपने अपने व्यूज आ रहे हैं। इन पे कोई डेफिनेटिव स्टडीज तो नहीं हुई हैं, पर ये माना जाता है कि जो पोल्यूशन के कण होते हैं उनके ऊपर जो कि पार्टिकुलेट मैटर होता है उस पे भी कोरोना वायरस राइड कर सकता है। इसीलिए कुछ टाइम पहले एक ये भी थियरी आई थी कि ये एयरबोर्न भी हो सकता है अगर पोल्यूशन ज्यादा है। और आप देखिए, पिछली बार देखा भी गया, जब दिवाली का टाइम था या पैडी बर्निंग का टाइम था, उस समय इसके केसेस जो बढ़ गए थे कोरोना के। उसको आप एक नई वेव नहीं बोल सकते, पर एक स्पर्ट आया था केसेस में, जो कि वो अक्टूबर नवंबर के बाद फिर से नीचे केसेस आ गए थे। तो जब भी मानसून आता है, ह्यूमिडिटी होती है, सब तरह के इन्फेक्शंस बढ़ सकते हैं। जरूर आप जैसे कह रहे हैं ये बैठ जाता है जो सोचा जा रहा है बारिश के वजह से। तो ये कण बैठ जाते हैं, सारे के सारे जो एटमॉस्फेयर की गैसेज हैं वो पानी में डिसॉल्व हो जाती हैं, मिट्टी में गिर जाती हैं। तो इस तरह वो नीचे तो आ सकता है, पर इसका कोई डेफिनेटिव कोई प्रूफ नहीं है। एक ओनली सोचा जा रहा है कि बारिश में जब ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी, उस टाइम अगर पोल्यूशन भी बढ़ा, फोग बढ़ी, स्मोक बढ़ी, तो उस समय ये सारे का सारा जो जहाँ जहाँ ये फिनोमेना होती है वहाँ पे कोरोना के केसेस बढ़ सकते हैं, जरूर बढ़ सकते हैं। पर ऐसी कोई डेफिनेटिव स्टडी नहीं आई है, और पिछली बार के जितने भी अनुमान थे वो पूरी तरह से खरे नहीं उतरे। जी बिल्कुल। इसके अलावा डॉक्टर राजीव, जिस तरह से अमेरिका के डॉक्टर एंथनी फाउची का जो बयान आया है कि जिस तरह से कई देशों में वैक्सीन के डोज के बीच का जो गैप है उसे बढ़ाया जा रहा है, उसको लेकर उन्होंने चिंता जाहिर की है कि इससे संक्रमण फैलने का खतरा रहेगा। इंडिया में भी जब से वैक्सीन की डोज की गैप को बढ़ाया गया है, पहले 28 डेज था, फिर उसे 40 डेज किया गया, अब 84 डेज है। कई ऐसे वैक्सीन लगवाने वाले लोग भी हैं जिनके मन में इसको लेकर दुविधा आ रही है कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि वैक्सीन की कमी के चलते ऐसा किया जा रहा है और इसकी वजह से उनकी जो वैक्सीनेशन की फर्स्ट डोज है और उस दूसरी डोज के गैप के बीच में जो अंतर है वो उनके इम्यूनिटी को लेकर उनको परेशान करेगा, साथ ही साथ ये कहीं उनके लिए उल्टा असर कर सकता है। आपके माध्यम से जानना चाहूंगी अपने दर्शकों के लिए कि ये जो गैप बढ़ाया गया है, क्या ये हम सब के लिए फायदेमंद है? जो डॉक्टर फॉसी हैं ये एक एक्सपर्ट हैं, ये इन्होंने कोरोना वैक्सीन पे, कोरोना के वायरस पे काफ़ी काम किया है और इनका अपना व्यू है। अभी इस तरह के जितने भी साइंटिफिक एविडेंस आए उसमें ऐसा कुछ नहीं आया है, बल्कि जो कि ऑब्जर्वेशंस आई हैं उसमें यूके की ऑब्जर्वेशन के बाद कि जिन लोगों को गैप बढ़ाया गया उनकी जो एंटीबॉडीज हैं वो बेटर बनी। इसके अंदर हमारी जो जब इन्फेक्शन होता है उससे भी एंटीबॉडी बनती हैं, और जो आपका वैक्सीन लगाते हैं उससे भी एंटीबॉडीज बनती हैं। दो तरह की एंटीबॉडीज होती हैं, न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज होती हैं और बाइंडिंग एंटीबॉडीज होती हैं। और इनका जब इनकी स्टडी की गई तो एक नेचुरल इन्फेक्शन के बाद और इसके बाद इसमें देखा गया कि 3 से 4 हफ्ते के अंदर पहली डोज ऑफ वैक्सीन से भी एंटीबॉडीज बनती हैं। और जो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस हैं वो जितने होते हैं वो पहले 3-4 हफ्ते में हो जाते हैं, उसके बाद इनका नंबर कम हो जाता है।
और इसी तरीके से जब आप सेकेंड डोज लगा देते हैं तो और बढ़ता है। और उसके 14 दिन पहले बात कर रहे थे, अब कह रहे हैं कि जो ऑब्जर्वेशन, जो थोड़ी और स्टडीज मैच्योर हो रही हैं, ऑब्जर्वेशनल स्टडीज हैं ये, जब वैक्सीन देने के बाद, अब 12 करोड़ वैक्सीन तो इंडिया में ही लग चुकी हैं 2 डोजेज, तो उसमें ये देखा गया है कि जो 3 से 4 हफ्ते के अंदर, पहले 14 दिन बोला जा रहा था, अब बता रहे हैं कि 3 से 4 हफ्ते के अंदर जो इम्यूनिटी है, जो एंटीबॉडीज हैं, वो मैक्सिमम हो जाती हैं। तो ये गैप वाला जो ऑब्जर्वेशन है, ये बेस्ड है एक स्टडी के ऊपर जो यूके का ऑब्जर्वेशन थी, और एक ये जो आगे के जो हमारे एंटीबॉडी टाइटर्स हैं, इस बात को हम मानते हैं कि जो एंटीबॉडी टाइटर्स हैं वो इतना ज़्यादा हमको उसके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते, पर जो इसकी स्टडीज हुई हैं उनसे तो यही पता चलता है कि गैप बढ़ाने से इम्यून बॉडीज जो हैं, वो एंटीबॉडीज, वो बेटर हो रही हैं। और आपको ये बता दें कि जो इमीडिएट एंटीबॉडीज होती हैं, आईजीएम होती हैं, और बाद में जो एंटीबॉडीज आती हैं वो आईजीजी होती हैं, बाद में ये मेमोरी सेल्स बन जाते हैं। अभी तो ये भी कुछ स्टडीज आई हैं कि अगर एक बार किसी को इन्फेक्शन हो जाता है कोरोना का, अगर माइल्ड होता है तो उसको इतनी इम्यूनिटी नहीं बनती है, अगर सीवियर है उसकी एंटीबॉडीज ज़्यादा बनती हैं, उसकी इम्यूनिटी ज़्यादा रहती है। और कुछ लोगों को ये भी एस्टिमेट किया गया है कि लाइफ लॉन्ग भी इम्यूनिटी हो जाएगी। तो ये सारी ऑब्जर्वेशंस है, इसके ऊपर एक ऑब्जर्वेशन से घबराने की जरूरत नहीं है। अलग अलग साइंटिस्ट, अलग अलग देश की स्टडीज, और जो उनके ऑब्जर्वेशनल आ रही हैं, जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, उसके हिसाब से अभी हम मैच्योर नहीं हुए इन सबको समझने के लिए। हमको जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं उनके ऊपर ही चलना है। ये तो तय है कि आपको एंटीबॉडीज बनेंगी, आपका प्रोटेक्शन होगा। जिन लोगों ने दोनों डोज लगाई हैं उनमें जो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन है वो 0.03 या 0.04% कम्युनिटी में, और जो डॉक्टर्स के अंदर या हेल्थ वर्कर्स के अंदर है वहाँ डोजेस ज़्यादा होती हैं, डोज ज़्यादा ज़्यादा एक्सपोजर हो जाता है वायरस से। तो वहाँ पे तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में, मैक्स में, कई हॉस्पिटल्स के अंदर ये स्टडी हुई है जिसके अंदर ये देखा गया है कि हेल्थ वर्कर्स में ये जो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस हैं ये ज़्यादा हो रहे हैं। पर मैंने जैसा आपको ज़्यादा हो रहे हैं, मतलब कहीं 2 या 3% भी रिजल्ट आ रहे हैं इसके ब्रेक थ्रू के, कंपेयर टू कम्युनिटी 0.03, 0.04, और यूएसए में 0.09 है परसेंट इसके रिजल्ट्स, और कई जगह पे तो ये रिजल्ट्स 12% आ रहे हैं। पर जो मैं कह रहा था ये तय है कि अगर शुरू के 3-4 हफ्ते अपना प्रोटेक्शन की जाए, अगर आप ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो चुके हैं वैक्सीन लगाने से पहले तो अलग बात है, पर आप अपने आप को बचा सकते हैं। और 3-4 हफ्ते के बाद, 4 हफ्ते के बाद पहली जो डोज के, और उसके बाद ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस बहुत कम है। तो गैप बढ़ाने से भी ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस नहीं बढ़े हैं। और दूसरी बार जो आप डोज लगाते हैं उसके बाद तो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस जो है और भी कम हो जाते हैं। और स्पेशली आफ्टर 4 वीक्स दूसरी डोज के बाद तो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस बहुत कम हैं और उनकी सीवियरिटी भी बहुत कम है। तो इसलिए जो भी डॉक्टर फॉसी ने ऑब्जर्वेशन दी है ये उनका अपना मत है। ऐसे मत आते रहेंगे और जाते रहेंगे। हम लोगों की थिंकिंग में बहुत चेंजेस हुई हैं। 200 बार तो से ज़्यादा बार तो कोरोना की गाइडलाइंस चेंज हो गई हैं। ये नया वायरस है, इसकी समझ बढ़ रही है, पर आज की डेट में साइंटिफिक प्रूफ और जो गाइडलाइंस है उसी के हिसाब से चलना चाहिए। और जो गवर्नमेंट का गाइडलाइन आया है हमको वही फॉलो करना चाहिए कि गैप बढ़ाने से हमारी को बेटर प्रोटेक्शन होती है। जी बिल्कुल, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे बने रहिएगा हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं। अपने दर्शकों को लगातार बताते कि कोरोना के साथ ही साथ मॉनसून भी अपना दस्तक दे चुका है। ऐसे में मॉनसून के साथ ही साथ कोरोना को लेकर क्या कुछ सावधानियां बरतनी हैं और अपनी सेहत का ख्याल किस तरह से हमें रखना, उसको लेकर आज के कार्यक्रम में हम बातचीत कर रहे हैं। चर्चा को जरूर आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। समय पर इलाज से ब्लैक फंगस बीमारी ठीक हो जाती है। कोरोना से ठीक होने के 20 से 30 दिनों के भीतर कुछ लोगों में म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस के लक्षण आ सकते हैं। इसलिए कोरोना से ठीक हो चुके लोगों और उनके परिजनों के लिए ब्लैक फंगस यानी म्यूकरमाइकोसिस के बारे में सतर्क रहना आवश्यक है। जिन लोगों को डायबिटीज हो, कोविड के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती हुए हो, स्टेरॉइड या ऑक्सीजन दी गई हो, आईसीयू में भर्ती रहे हो, कैंसर या किडनी रोग का इलाज चल रहा हो, उन्हें इस इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है। ब्लैक फंगस के लक्षण हैं आंखों और नाक के पास लालिमा, चेहरे पर एक तरफ सूजन, लगातार बुखार या खांसी, सिर दर्द, सांस लेने में तकलीफ या दर्द, उल्टी में खून आना और मानसिक स्थिति में बदलाव। इससे बचाव के लिए खास तौर से शुगर को कंट्रोल में रखें, मिट्टी और धूल वाली जगहों से बचें, फेस मास्क जरूर पहने, त्वचा पर लगी चोट की साबुन और पानी से अच्छी तरह से सफाई रखें। मेन आजकल बात चली कि कोविड वालों में सब में हो रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। वो भी वो पेशेंट जो कि डायबिटिक हो, ऐसे पेशेंट में जो हाई स्टेरॉइड्स पे रहते हैं और लंबे समय तक ऑक्सीजन थेरेपी जिनको चल रही हो, उसकी प्योरिफिकेशन ठीक से ना हो, ऐसी कंडीशन में ही म्यूकरमाइकोसिस किसी पेशेंट को होता है। तो मिला के सर्जरी, एंटी फंगल ट्रीटमेंट एंड फॉलो, ये तीनों चीजों को मिलाकर ही पेशेंट को ट्रीट किया जा सकता है। और हाँ, ये संक्रामक बीमारी नहीं है, एक व्यक्ति से दूसरे को नहीं फैलती। ये सावधानियां अपनाएं और ब्लैक फंगस को हराएं। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ कॉन्फ्रेंस में आज हम कोरोना के साथ ही साथ मॉनसून को लेकर भी बातचीत कर रहे हैं। मॉनसून में एक तो पहले ही कई बीमारियां दस्तक देती हैं और उसके साथ ही साथ कोरोना जो पहले से ही हम सब के लिए मुसीबत बनी हुई है। मॉनसून का उस पर क्या कुछ प्रभाव पड़ने वाला है, क्या मॉनसून के मौसम में हमें ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है या वो कौन सी सावधानियाँ हैं जिनके माध्यम से इस मॉनसून में कोरोना के साथ ही साथ बाकी अन्य बीमारियों से भी हम अपना बचाव कर सकते हैं और साथ ही साथ सेहतमंद भी रह सकते हैं। इन तमाम सवालों पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को एक बार फिर से मैं वो तमाम सवाल दोहरा देती हूँ जिसके बारे में आज हमारे कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं। वैक्सीन लगवाने के बाद मुख्य तौर पर बुखार क्यों आता है, ये कई लोगों का सवाल है और कई लोगों के जहन में ये प्रश्न आ रहा था। इसको लेकर बहुत सारे ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों से लोग भी सामने आते हैं जो डरे हुए हैं और यही एक वजह, मुख्य वजह जिसकी वजह से लोग वैक्सीनेशन करवाना नहीं चाहते हैं। तो इस तरह के कई ऐसे सवाल हैं जिनको हम एक्सपर्ट्स के माध्यम से जानेंगे कि इनके पीछे की वजह क्या है, क्या वजह है कि हमें डरने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादातर लोग जब अब वैक्सीनेशन करा रहे हैं वो लोग स्वस्थ हैं। तो ऐसे में अब अपने डर को, अपने भय को हमें छोड़कर वैक्सीनेशन के लिए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा हथियार है जब तक हम सब ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेशन के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे, कोरोना जैसी महामारी को हम सब के लिए हरा पाना संभव नहीं होगा। तो इन तमाम सवालों के जवाब लेने के लिए आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर MC मिश्र, पूर्व निदेशक एम्स दिल्ली हमारे साथ जुड़े हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और इसके साथ ही साथ प्रोफेसर डॉक्टर राजीव सूद, डीन RML दिल्ली, हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर MC मिश्र जी, आपके पास यहाँ पर आऊँगी और जिस सवाल को लेकर मैं बातचीत कर रही थी, हमारे तमाम दर्शकों के जहन में ये सवाल है और ग्रामीण इलाकों में तो इस सवाल की वजह से लोगों में एक भय भी बना हुआ है, एक दहशत का माहौल है, जिसकी वजह से हमने देखा है कि लोग वैक्सीनेशन के लिए आगे आना नहीं चाहते। कि वैक्सीन, खासतौर से कोविशील्ड की डोज लगवाने के बाद जो बुखार आता है वो मैं आपसे जानना चाहूँगी क्यों आता है और क्या इससे डरने की ज़रूरत है। हालांकि हम लगातार अपने दर्शकों को समझा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ग्रामीण अंचलों में अभी भी इसको लेकर लगातार दहशत बनी हुई है।
बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है और लोगों को इसको समझने भी चाहिए जिससे वैक्सीन में जो आवाज आ रही मिल रही है जी मेरी, जी जी सर। तो जिससे लोगों को मदद मिलेगी ये समझने में कि देखिए, अगर हमको वायरस हमारे शरीर में जाता है तो वो बुखार करता है। वैक्सीन और जो वायरस है उसमें ये फर्क है कि जो वैक्सीन बनाई जाती है वो वायरस को किल करके बनाई जाती है, उसके जो रोग करने की क्षमता है उसको क्षीण कर दिया जाता है, और जब लगाते हैं तो शरीर में एंटीजेनिक रिएक्शन होती है। जब वायरस अंदर जाता है वो भी शरीर में जो सेल्स हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं उसको शरीर के फाइट करने के लिए, जो हमारे प्लाज्मा सेल्स हैं या और दूसरे जो प्रतिरोधक क्षमता हमारी होती है इम्यून सिस्टम की, तो उसकी वजह से शरीर में थोड़ा सा तापमान बढ़ता है। और वैक्सीन लगने से भी वही होता है, केवल बीमारी नहीं होती है। तो दोनों में ये समझना पड़ेगा कि वैक्सीन में चूंकि लाइव वायरस नहीं है तो उससे बीमारी नहीं होती, लेकिन हम वही रिप्रोड्यूस करते हैं वैक्सीन लगा के, जैसा वायरस जब संक्रमण करता है वैसा होता है, और उसके अगेंस्ट फिर शरीर अपना इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है और वो वायरस को खत्म करने में मदद करता है। लेकिन यहाँ पे चूंकि हमने जो वैक्सीन लगाई है उसको भी शरीर उसी प्रकार से देखता है और उसके अगेंस्ट एक एंटीजेनिक रिएक्शन होती है जिसकी वजह से थोड़ा बुखार आता है। सबको नहीं आता, कुछ लोगों को ज्यादा आता है, कुछ लोगों को, जैसे मैंने लगवाई थी मुझे तो नहीं आया था। और ये किसी भी वैक्सीन के लिए अप्लाई होता है, चाहे टेटनस का टीका हो चाहे कोई और वैक्सीन हो, सबका, क्योंकि उसको ये समझना चाहिए कि इसका मतलब है कि आपको वैक्सीन रिएक्ट कर रही है, शरीर रिस्पॉन्ड कर रहा है और आपकी इम्यूनिटी, आपको थोड़े से लक्षण आए हैं तो इसमें कोई भी किसी भी तरह के डरने की आवश्यकता नहीं है। ये बहुत सामान्य प्रक्रिया है वैक्सीनेशन के बाद, और बहुत हल्का सा बुखार आता है, कभी 99 कभी 100, और वो अपने आप ठीक भी हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको पैरासीटामोल की गोली लेनी पड़ेगी और इसमें कुछ भी नहीं करना होता, थोड़ा सा आप आराम करें, पैरासीटामोल की गोली लें, वो एक दिन में ठीक हो जाता है। और ये कोई 50 से 60% लोगों को होता है, बाकी 40 से 50% लोगों को नहीं होता है, तो हर एक को नहीं आता है ये। इसलिए लोगों को बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होना चाहिए। बुखार आना वैक्सीन लगने के बाद सब में नहीं होता, बहुत मामूली सा होता है, अपने आप ठीक हो जाता है। बहुत कम लोगों को उसके लिए पैरासीटामोल की भी आवश्यकता पड़ती है। अगर आप सर्वे करें, बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको कोई दवाई की भी आवश्यकता पड़ी। तो इसलिए वैक्सीन बहुत सुरक्षित है, सेफ है और उनकी एफिकेसी भी काफ़ी अधिक है, जैसे डॉक्टर सूद ने बताया। इसलिए वैक्सीनेशन करके ही हम इस महामारी से निकलने में हमको बहुत मदद मिलेगी। और लोगों को इसके बारे में कोई भी भ्रम है, कोई भी चिंता है, प्रश्न है, उसको बिल्कुल पूछें, आपके माध्यम से पूछें, अपने निकटतम जो कोई चिकित्सक हैं जो जिनको जानते हैं उनसे इसके बारे में चर्चा कर लें, लेकिन ये ना करें कि वैक्सीन न लगवाएं। ये करेंगे तो फिर संक्रमण से हमें जो हमारी लड़ाई चल रही है उसको जीतने में दिक्कत आएगी। एक तरफ हम लोग कह रहे हैं कि वैक्सीन की डोजेस कम है, दूसरी तरफ लोग लगवा नहीं रहे हैं, तो ये विरोधाभास नहीं होना चाहिए। और आपके माध्यम से लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि वैक्सीन पूर्णतः सुरक्षित है और उनको आगे से आगे आके स्वयं लोग अपने को टीका लगवाएं और अपने निकट संबंधियों को, मित्रों को, पड़ोसियों को, सबको एनकरेज करें। और बहुत लोगों ने लगवाए भी, 25 करोड़ से ऊपर हो गई हमारे यहाँ भी वैक्सीनेशन की जो संख्या है वो 25 करोड़ से ऊपर हो गई है और 25 करोड़ लोगों ने टीका, और अभी तक टीका लगवाने की वजह से किसी को भी ऐसी नुकसान नहीं हुआ है जिसके लिए आप चिंता करें। ये बहुत ही मामूली जो बुखार आ गया, टीका लगाया वहां दर्द, तो वो तो कोई भी टीका आप लगवाते हो। इसलिए लोगों
को ये समझना और हमारा काम है समझाना, ये बहुत आवश्यक है। और 18 वर्ष से ऊपर हर एज ग्रुप के लोग लगवा सकते हैं। सब लोग जिनको कोमॉर्बिडिटीज है उनको अवश्य लगवाना चाहिए, चाहे वो यंग हो। और सब में देखा गया है कि कोई समस्या हमारे यहाँ नहीं आई है। इवन तो क्लॉटिंग की बात एक यूरोप में चल रही थी, भारत में देखने में नहीं आई है। तो बिल्कुल इससे निश्चिंत रहें लोग और आगे से आगे आके इसमें सहयोग करें। एक तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर में सहयोग करें, क्योंकि अगर हम तीसरी लहर से बचना चाहते हैं तो टीकाकरण कराएं, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करें जिसमें मास्क, डबल मास्क और दूरी जितनी भी बना के रख सकते हैं, अपना हैंड हाइजीन जो भी हम लोग करते हैं वो बराबर करते रहना है। और मास्क एक सबसे बड़ा हथियार है, टीकाकरण से पहले भी, टीकाकरण के बाद भी। जो अभी चर्चा हो रही थी ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस की, उसमें वैक्सीन लगा के बिल्कुल भी अपना जो सुरक्षा कवच है, जो हमारा मास्क है, उसको नहीं छोड़ना है। ये लोगों को समझना बहुत आवश्यक है, जैसे डॉक्टर सूद ने भी बताया। और इसीलिए जो ये इन्फेक्शंस होते हैं दोनों डोज लगने के बाद भी, हालांकि उसमें भी जो सामने आया, इन्फेक्शन हुए जरूर, लेकिन उनको अच्छा वायरीमिया भी हुआ, लेकिन किसी की भी कोई भी आईसीयू में नहीं किसी को जाना पड़ा। डॉक्टर्स में भी, मेडिकल लोगों में भी जिनको टीके लगे और संक्रमण हुआ, और किसी को की भी मृत्यु नहीं हुई। सबसे महत्वपूर्ण बात ये समझनी चाहिए कि जो उद्देश्य है टीकाकरण का वो ये है कि आपको गंभीर कोविड के रोग से बचाएं। अब चूंकि बरसात का मौसम है तो इसमें अब डेंगू भी आएगा, मच्छर बनेंगे, डेंगू होगा और दूसरे वायरल बुखार भी होते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा अभी लोगों को काफी सतर्क रहना चाहिए और मच्छरों से भी बचें जिससे डेंगू ना हो, क्योंकि ये बरसात का मौसम है। हालांकि कोविड पे मौसम का ऐसा कोई विशेष असर नहीं पड़ता है, ये हमने पिछले वर्ष भी देखा था। आप देखिए कि अनुमान था लोगों का कि गर्मी आएगी और फिर शायद वायरस मर जाएगा और फिर इतने संक्रमण नहीं होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। संक्रमण तो बढ़ा उसके बाद भी और बराबर बढ़ता रहा। सर्दियों में, ठंडे देशों में सर्दियों में भी संक्रमण हुआ। तो इसलिए चूंकि ये रेस्पिरेटरी वायरस है और हम लोगों को एक दूसरे से फैलता है, इसलिए इसमें जो आउटसाइड टेम्परेचर है या आउटसाइड वेदर है उसका बहुत असर इस पर नहीं पड़ता है। केवल हमको बचना इस बात से, क्योंकि अब गर्मी है, ह्यूमिडिटी है, एयर कंडीशनड एनवायरनमेंट्स होंगे, उसमें बिना मास्क के मीटिंग पहले तो करें नहीं, ज्यादातर वर्चुअल मीटिंग्स करें लोग, और अगर करनी भी पड़ती है तो दूरी, इवन 6 फीट से ज्यादा दूरी रख के मीटिंग्स करें, मास्क लगाएं, डबल मास्क लगाएं, तो संक्रमण से काफी हद तक हम लोग बच सकते हैं। और अगर मास्क लगाने के बाद भी आपको अगर संक्रमण थोड़ा बहुत होता भी है तो बहुत कम वायरस पार्टिकल आप अपनी सांस के द्वारा अंदर ले जाएंगे, तो उससे जो कोविड है वो गंभीर नहीं होगा, मामूली सा होके निकल जाएगा। और ये मैं समझता हूँ अगर सावधानियां हम रखेंगे तो तीसरी लहर की जो बात चल रही है, और अभी तो दूसरी लहर से ही हम नहीं निकल पाए हैं, तो तीसरी लहर को बचाने के लिए हमको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और टीकाकरण, ये दो जो हमारे पास उपयोगी साधन है, उनका पूर्ण रूप से हम सबको उसका लाभ उठाना चाहिए। जी बिल्कुल। आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले कानपुर से हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, उनसे जान लेते हैं कि क्या समस्या है उनकी। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना नाम बता दें आप। विक्रम जायसवाल। जी विक्रम जी, क्या जानना चाहते हैं आप? मैं डॉक्टर से बात करना चाह रहा था जी। एक्चुअली हमारी माता जी हैं, उनके वैक्सीनेशन का जो टाइम पीरियड हो गया है वो 60 दिनों का हो गया है। 60 डेज। जी 60 डेज। ठीक है। तो 60 डेज हो गए हैं, तो इसमें जो गवर्नमेंट ने टाइम बिंग रखी हुई है वो 84 डेज की रखी हुई है। जी जी, आप अपना सवाल पूरा करें। तो 84 डेज के बीच में अंतराल में अगर जैसे क्या संक्रमण होने के क्या चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं क्या? जी ऐसा कुछ चांसेस, यदि आप मास्क का प्रयोग करते हैं तो चांसेस बढ़ने की उम्मीद यहाँ पर नज़र तो नहीं आती है, लेकिन फिर भी आपका सवाल मैं डॉक्टर साहब के सामने रख देती हूँ। डॉक्टर राजीव आपके पास आएंगे, हमारे दर्शक हैं, उनकी एक जिज्ञासा है जो यहाँ शांत करना चाहते हैं।
उनकी माता जी को टीका लगे 60 दिन हो चुके हैं, शायद पहली डोज की यहाँ पर बातचीत करें। विक्रम जी, आप लाइन पर बने हुए हैं क्या? शायद संपर्क हमारा यहाँ पर टूट चुका है। विक्रम जी की माता जी को टीका लगे हुए 60 दिन हो चुके हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि 84 दिनों का अंतर होगा तो ऐसे में क्या संक्रमण बढ़ने का खतरा बना हुआ है उनकी माता जी के साथ? देखिए, ऐसा है कि अभी हमने चर्चा की उसमें ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रोग्राम के शुरू में कि ये देखा गया है यूके में जब ये कोविशील्ड या एस्ट्रा की जो वैक्सीन लगाई गई उसमें जब इसको डोज को बढ़ाया गया, इसके गैप को बढ़ाया गया तो उससे नुकसान नहीं हुआ, फायदा हुआ। और उसमें उन्होंने ये देखा कि जो 3 महीने तक जिन लोगों को वेट कर लिया, जिन लोगों ने, उनकी एंटीबॉडी रिस्पांस और बेटर आया। अब ये डिपेंड करता है कि इनकी माताजी को वैक्सीन कौन सी लगी है। इंडिया में कोविशील्ड और कोवैक्सीन की दो तरह की वैक्सीन लगी हैं। अगर इनकी माताजी को कोविशील्ड लगी है तो ये जरूर है कि ऑलरेडी इन्होंने अगर अपनी बुकिंग सेकंड डोज के लिए नहीं कराई है तो इनको 3 महीने के गैप का टाइम मिलेगा। और अगर इन्होंने कोवैक्सीन लगाई है उसमें इस तरह की कोई भी फेरबदल नहीं किया गया गैप में, और उसका आपका जो ड्यू डेट है उसी के ऊपर आपकी वैक्सीन लग रही है। और जिन लोगों का ऑलरेडी डेट फिक्स हो चुकी थी ये गाइडलाइंस बदलने से पहले, उसमें भी कोई फेरबदल नहीं किया गया था। खैर, अब तो उन लोगों का टाइम निकल चुका है, उनको लग चुका जिनको लगना था। पर आप 3 महीने का गैप सोच के चलिए। 84 डेज जैसे ही बता रहे हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप 12 से 16 हफ्ते के अंदर भी लगा सकते हैं सेकंड डोज। अभी कुछ चिंता आई है कि अगर डोज इसका गैप बढ़ाएं तो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन तो नहीं हो जाएगा। डॉक्टर राजीव, यहाँ पर आपको रोकूंगी, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुकना चाहेंगे। एमसी मिश्र जी, आपसे भी अनुरोध है कि बने रहिएगा आप हमारे साथ। अपने दर्शकों को लगातार बता दें कि कोरोना को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, साथ ही साथ मॉनसून में किस तरह से बदलाव हो सकता है, कोरोना को लेकर क्या हमें ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। ये तमाम ऐसे सवाल है जिनको लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। टीके की सुरक्षा अपना कर सुरक्षा चक्र बनाना है। 18 साल की उम्र हो, युवा हो या बुजुर्ग हो, एक पल भी सोचे बिना ये मौका नहीं गवाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। टीका लगने के बाद भी सुरक्षा को अपना कर भी मास्क फिर भी लगाना है, 2 गज की दूरी निभाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। और वैक्सीन लगाने में मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई है। गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छी व्यवस्था की हुई है यहाँ पर, और मैं सबसे यही कहूँगा कि सभी को वैक्सीन लगवानी चाहिए। और उसमें कोई भी ऐसा दर्द या कोई ऐसी चिंता वाली विषय की बात नहीं है। मैंने टीका लगवाया है जीत का, आप भी लगवाइए। टीका ही दिलाएगा जीत, टीका जीत। आज मैंने कोरोना से जीतने के लिए टीका लगवाया, आप लोग भी लगवाएं, सुरक्षित रहें। मैंने लगाया है टीका जीत का, आप भी लगवाइए। चलो टीका लगवाएं, कोरोना को हराएं। निःशुल्क टीकाकरण अभियान में 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए टीका लगवाकर सुरक्षा कवच बनाएं। cowin.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। Online admissions in CMS for 2021-22 are open at school's website www.cmseducation.org. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया
तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला। चलो चले, चलो चलो चले, चलो चले, चलो चलो चले, चलो चले टीका लगवाए हैं अब अपनी बारी, हम में से कोई एक न छूटे सबकी जिम्मेदारी। चलो चले, चलो चलो चले, न शर्माना न घबराना न तुम आलस करना, कोरोना महामारी को मिल साथ खत्म है करना। मत रख शंका और सभी को है तूने प्रेरित करना, देवभूमि की युवा शक्ति तुम ना हक डरना। हम युवा शक्ति है साथ में मिलके करनी ये तैयारी, हम में से कोई एक न छूटे सबकी जिम्मेदारी। चलो चले, चलो चलो चले, चलो चले, चलो चलो चले। कोरोना से लड़ेंगे जंग, वैक्सीनेशन करवाएंगे हम, कोरोना को है हराना, कोरोना मुक्त उत्तराखंड है बनाना। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में हेल्थ कॉन्फ्रेंस में। हेल्थ कॉन्फ्रेंस में कोरोना को लेकर यदि आपके कुछ भी सवाल है, कुछ जानना चाहते हैं, कोई समस्या है या आपके घर में कोई पेशेंट है जिसको लेकर आप सलाह लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए नंबर्स लगातार आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ ही साथ आपके सवालों के जवाब देने के साथ ही साथ कोरोना को लेकर ताज़ा जानकारियों के विषय में चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर का पैनल मौजूद है। प्रोफेसर डॉक्टर MC मिश्र, पूर्व निदेशक एम्स दिल्ली से हमारे साथ बने हुए हैं। साथ ही साथ प्रोफेसर डॉक्टर राजीव सूद, टीन RML भी हमारे साथ दिल्ली से बने हुए हैं। आगे बढ़ेंगे हम और सबसे पहले डॉक्टर राजीव आपके पास ही आऊँगी। जिस तरह से हम लगातार कोरोना को लेकर चर्चा कर रहे हैं और वैक्सीनेशन के गैप को लेकर तो आपने संपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दे दी है, लेकिन जिस तरह से बदलाव होते हैं दर्शकों के जहन में और लोगों के जहन में कई तरह के सवाल उठते हैं। जिस तरह से गैप को बढ़ाया गया है, अब कई लोगों का ये भी कहना है कि पहली डोज यदि लग जाती है और उस बीच में यदि कहीं ना कहीं किसी को बुखार आ जाता है या कोरोना हो जाता है, तो ऐसे में क्या दूसरी डोज ज़रूरी है? और उसके अलावा भी कई लोगों के ये सवाल है कि यदि वैक्सीनेशन का एक डोज लगवा लिया है तो क्या दूसरी डोज लगवाना बेहद ज़रूरी है? जी डॉक्टर राजीव, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज़ अपने फ़ोन के अनम्यूट बटन को आप चेक करें। डिस्कस किया कि पहली डोज, जैसे प्रश्न था अभी एक कि आपको सेकंड डोज के बाद गैप 84 दिन का होना चाहिए या 90 दिन का होना चाहिए, 60 दिन हो चुका उनका। मैं आपको सिर्फ ये बता दूं, हम दो तरह की बात करते हैं प्रोटेक्शन की। एक तो लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी की, उसमें तो फायदा हो रहा है, ये एविडेंसेस आए हैं अगर आप गैप लंबा रखते हैं। और अगर आप ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन की बात करते हैं इमीडिएटली 2 डोजेस के बीच में, तो उसके लिए कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर आपको बचाएगा। अब अगर कोरोना हो ही गया तो या तो आपको पहली डोज लगनी है या आपकी एक लग चुकी है और ब्रेक थ्रू हो गया है, तो उसमें अब ये माना जा चुका है कि 3 महीने का गैप जो है वो आप रख सकते हैं। ये गैप कई बार 6 महीने तक का भी रखा जा रहा है, पर 3 महीने का गैप दिया जा रहा है। और अगर आपकी एक डोज लग गई है और कोरोना हो गया है, कोरोना से 3 महीने बाद आप लगाइए। अगर आपको पहली बार कोरोना हुआ है तो अभी जो रिसेंट स्टडीज आई है उसमें तो 6 मंथ्स का गैप बताया है, पर जो अभी हमारी प्रैक्टिकल है, जो गाइडलाइंस में है, हम 3 महीने के बाद उनका कोरोना होने के बाद बिना जो वैक्सीनेटेड नहीं है उनमें हम उनका टीकाकरण कर सकते हैं और उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको एंटीबॉडीज का टेस्ट करना पहले जरूरी नहीं है। कई लोग इस चीज़ को जा रहे हैं कि हम एंटीबॉडी टेस्ट करा लेते हैं
या फर्स्ट डोज के बाद कितनी बन गई, सेकंड के बाद कितनी बन गई, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि एंटीबॉडीज के जो टेस्ट अवेलेबल हैं वो बिल्कुल उसके ऊपर आपको उसके हिसाब से आपको अपनी डोजिंग को मॉडिफाई नहीं करना है, ना लगवानी है। आपके फॉल्स पॉजिटिव भी आ सकते हैं, फॉल्स नेगेटिव भी आ सकते हैं। फॉल्स पॉजिटिव उसमें आ सकता है, कोरोना ये SARS-2 है, किसी को अगर पहले पुराने कोरोना वायरस से इन्फेक्शन है तो कई बार उसमें पॉजिटिव आ सकती है और वो सोच सकता है कि मेरे को तो एसिम्प्टोमेटिक हो चुका, अब मेरे को जरूरत नहीं, ऐसा नहीं है। तो इसलिए एंटीबॉडी टेस्टिंग से इसका कोई रिलेशन नहीं है। कई लोगों के मन में ये भी सवाल आता है और आप अपना गैप बढ़ा के अपनी लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी ठीक कर रहे हैं। आप अपना 2 डोजेस के बीच में आप ब्रेक थ्रू को, इन्फेक्शन को बचाने के लिए कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड हाइजीन को इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर कोरोना हो जाए तो आप 3 महीने तक वेट करें पहली डोज के लिए या दूसरी डोज के लिए। जी बिल्कुल। डॉक्टर MC मिश्र जी आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले झांसी से हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, उनसे जान लेते हैं क्या जानना चाहते हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपना नाम बता दें प्लीज। विकास बोल रहा हूँ झांसी से मैं। जी अपना सवाल रखें आप। डॉक्टर साहब जी मेरे एक स्लॉट 28 को लगी थी और अभी दूसरे स्लॉट की डेट नहीं आई, तो सर का अब तक 84 डेज बाद लगी क्या? जी बिल्कुल 28 क्या 28 अप्रैल? ना 28 मई। 28 मई को आपको पहली डोज लगी है या दूसरी डोज लगी है? नहीं पहली डोज लगी थी मैम। पहली डोज लगी है। जी बिल्कुल, लाइन पे आप हमारे साथ बने रहिएगा। अगर 28 डेज को आपको कोविशील्ड की पहली डोज लगी है, ये भी आपसे जानना चाहेंगे। हाँ कोविशील्ड की 28 को। जी बिल्कुल, तो यकीनन आपको 84 दिनों का इंतजार करना होगा और शायद आपको जो कार्ड मिला होगा उसमें डेट भी आपकी लिखी होगी, क्योंकि अब जिन लोगों को डोज लग रही है उन्हें 84 दिनों के बाद ही वैक्सीन लगवानी है। कॉल करने के लिए हमें बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर मिश्र आपके पास आऊंगी और कोरोना को लेकर जिस तरह से हम चर्चा कर रहे हैं, दूसरी लहर से अब हम थोड़ा बहुत बाहर जरूर निकले, लेकिन अभी ये लहर खत्म नहीं हुई है। वहीं तीसरी लहर की बात भी आ रही है, कई एक्सपर्ट से कई एंटिसिपेशन किए हैं थर्ड वेव को लेकर। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि कोरोना को लेकर मुख्य तौर पर जिस हिसाब से अभी तक रिसर्च हुई है, जानकारी सामने आई है, और कितनी लहरें आ सकती हैं? देखिए, जब तक हम 70% जनसंख्या को टीकाकरण न कर दें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में प्रतिरोधक क्षमता न बन जाए, या तो संक्रमण होके या फिर टीकाकरण से, तब तक लहरों की जो बात है वो बनी रहेगी, चाहे तीसरी को हो चौथी हो, क्योंकि जो जिन लोगों को न संक्रमण हुआ है न टीका लगा है, वो लोगों में संक्रमण होने की जो वल्नरेबिलिटी है, रिस्क है, भावना वो बनी रहेगी। इसलिए आप देख रहे हैं अभी साउथ अफ्रीका में तीसरी लहर की बात चल रही है और देशों में भी तीसरी लहर की बात इसीलिए चल रही है कि कहीं पे भी टीकाकरण अभी उतने पर्याप्त संख्या में नहीं हुए हैं और बहुत ज्यादा लोगों को संक्रमण भी नहीं हुआ है। जैसे भारत की भी वही अवस्था है और तीसरी लहर जो साउथ अफ्रीका ने एक अपना मापदंड बनाया है कि अगर संक्रमण की संख्या 30%, जो हमारा जैसे मान लीजिए 4 लाख केसेस आ रहे थे प्रतिदिन अप्रैल के महीने में और मई के शुरू में, तो उसका 30% अगर बढ़ोतरी होती है तो हम उसको तीसरी लहर मान लेंगे। जैसे मान लीजिए अभी हमारे पिछले 24 घंटों में 84,000 नए संक्रमण के केसेस मिले, तो ये तो अभी दूसरी लहर से ही हम डिक्लाइन पे जा रहे हैं। लेकिन अगर ये संक्रमण हमें बढ़ता हुआ दिखता है और इसमें फिर से बढ़ोतरी होती है और मान लीजिए 4 लाख आ रहे थे अप्रैल और मई में और फिर से ये 1 लाख इसमें ऐड हो जाता है, तो वो तीसरी लहर मानी जाएगी। तो ये थोड़ा से पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स ने एक कुछ क्राइटेरिया साउथ अफ्रीका में बनाया है। भारत में अभी इस तरह का कोई क्राइटेरिया सामने नहीं आया है, क्योंकि अभी हम लोग सेकेंड वेव में से पूरी तौर से निकले नहीं है। एक फ्लैटनिंग जो कहते हैं कर्व की, वो नहीं हुई है। करीब 5% अभी भी हमारा जो संक्रमण की दर है वो 5% बनी हुई है। दिल्ली में और कुछ जगहों पे जरूर ये 1% से भी कम हो गई है, जो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी पूरे देश की जब तक हम बात करते हैं, और भारत चूंकि एक बड़ा देश है इसलिए
समान तौर पे सभी राज्यों में संक्रमण नहीं फैलता है। अभी जैसे महाराष्ट्र में पहले फैलना शुरू हुआ, केरला में हुआ, पंजाब में हुआ, फिर उसके बाद बाकी राज्यों में धीरे धीरे फैला, और इसी प्रकार से हर राज्य में धीरे धीरे कम होना शुरू हुआ। तो अभी आज देखिए 13 तारीख हो गई, हम जून के मध्य में पहुंचे हैं, तो जून के अंतिम सप्ताह तक, जुलाई के पहले सप्ताह तक काफी हद तक हम लोगों को ये अनुमान मिल जाएगा कि संक्रमण किस तरफ जा रहा है, कि कम होता हुआ दिख रहा है बराबर, या बीच में बढ़ना भी शुरू होगा। तो जब भी ये बढ़ना शुरू होगा उसको तीसरी लहर माना जा सकता है। और उसकी संभावना अगर देखें पिछले हमारे जो एक्सपीरियंस रहा है पहली दूसरी वेव के बीच का, तो लोग संभावना लगा रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं कि वो अक्टूबर नवंबर में होगा। अगर जुलाई के पहले सप्ताह तक हम लोग उसी अवस्था में पहुंच जाएं जैसे हम जनवरी फरवरी में थे, और अगर उससे भी कम हो जाएं केसेस तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि अभी जो फर्क आ गया है जनवरी फरवरी मार्च से और अभी में, कि टीकाकरण चल रहा है और करीब 20 लाख 25 लाख 30 लाख टीकाकरण रोज प्रतिदिन हो रहे हैं। और ऐसा नहीं है, एक एक डोज भी लग जाती है वैक्सीन की, वो भी पार्शियल प्रोटेक्शन तो देती ही है, लेकिन चूंकि पूरा प्रोटेक्शन नहीं है, इसलिए हम लोग और आप लोगों के माध्यम से आप लोग भी बराबर ये बात लोगों को समझा रहे हैं कि कोविड उचित व्यवहार, कोविड अनुकूल व्यवहार ही एकमात्र ऐसा साधन है जो हमको, जिसको हम सोशल वैक्सीन भी कहते हैं, जो हमको संक्रमण होने से पूर्णतः बचा सकता है, हॉस्पिटलाइजेशन से बचा सकता है, गंभीर कोविड होने से बचा सकता है। साथ में अगर टीका भी लगवा लिया है तो आपका प्रोटेक्शन डबल हो जाता है। जी। और ये डॉक्टर मिश्रा जी, आपको यहाँ पर रोकूंगी, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना होगा, और डॉक्टर राजीव आप भी हमारे साथ बने रहिएगा। दर्शकों, एक बार फिर छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं। यदि आपके कुछ सवाल है तो हमें कॉल करिए। कॉल करने के लिए नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। जल्द लेते हैं छोटा सा ब्रेक और फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। समय पर इलाज से ब्लैक फंगस बीमारी ठीक हो जाती है। कोरोना से ठीक होने के 20 से 30 दिनों के भीतर कुछ लोगों में म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस के लक्षण आ सकते हैं। इसलिए कोरोना से ठीक हो चुके लोगों और उनके परिजनों के लिए ब्लैक फंगस यानी म्यूकरमाइकोसिस के बारे में सतर्क रहना आवश्यक है। जिन लोगों को डायबिटीज हो, कोविड के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती हुए हो, स्टेरॉइड या ऑक्सीजन दी गई हो, आईसीयू में भर्ती रहे हो, कैंसर या किडनी रोग का इलाज चल रहा हो, उन्हें इस इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है। ब्लैक फंगस के लक्षण हैं आंखों और नाक के पास लालिमा, चेहरे पर एक तरफ सूजन, लगातार बुखार या खांसी, सिर दर्द, सांस लेने में तकलीफ या दर्द, उल्टी में खून आना और मानसिक स्थिति में बदलाव। इससे बचाव के लिए खास तौर से शुगर को कंट्रोल में रखें, मिट्टी और धूल वाली जगहों से बचें, फेस मास्क जरूर पहनें, त्वचा पर लगी चोट की साबुन और पानी से अच्छी तरह से सफाई रखें। मेन आजकल बात चले कि कोविड वालों में सब में हो रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। वो भी वो पेशेंट जो कि डायबिटिक हो, ऐसे पेशेंट में जो हाई स्टेरॉइड्स पे रहते हैं और लंबे समय तक ऑक्सीजन थेरेपी जिनको चल रही हो, उसकी प्योरिफिकेशन ठीक से ना हो, ऐसी कंडीशन में ही म्यूकरमाइकोसिस किसी पेशेंट को होता है। तो मिला के सर्जरी, एंटी फंगल ट्रीटमेंट एंड फॉलो, ये तीनों चीजों को मिलाकर ही पेशेंट को ट्रीट किया जा सकता है। और हाँ, ये संक्रामक बीमारी नहीं है, एक व्यक्ति से दूसरे को नहीं फैलती। ये सावधानियां अपनाएं और ब्लैक फंगस को हराएं। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ कॉन्फ्रेंस में। और कोरोना के साथ ही साथ वैक्सीनेशन को लेकर भी हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। चर्चा में एक बार फिर से वापस लौटेंगे हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर MC मिश्र जी, पूर्व एम्स निदेशक बने हुए हैं। साथ ही साथ प्रोफेसर डॉक्टर राजीव सूद, डीन RML दिल्ली से हमारे साथ बने हुए हैं।
डॉक्टर राजीव, यहाँ पर आपके पास आएंगे और तमाम विषयों को लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। सेकेंड वेव, थर्ड वेव की हमने बात कर ली है, वैक्सीनेशन कितना इम्पोर्टेंट है उसको लेकर लगातार हमने बातचीत यहाँ पे की है। मैं आपसे यहाँ पर अगली जानकारी ये लेना चाहूँगी कि तीसरी लहर को लेकर जो एंटिसिपेशन बच्चों को लेकर लगातार किया जा रहा था, यहाँ पर एक सवाल ये बनता है कि फर्स्ट वेव हो या सेकेंड वेव हो, कहीं ना कहीं जो लोग घर में आते हैं या जो बाहर से काम करके आते हैं वो रूटीन पहली वेव में और सेकेंड वेव में भी वैसा ही बना हुआ है। तो बच्चों को लेकर जो एंटिसिपेशन किया जा रहा है वो थर्ड वेव में इतना ज़्यादा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि जो फैमिली मेंबर्स हैं उनका आना जाना लगातार बना हुआ है। भारतवर्ष में जैसा कि हम जानते हैं कि बाहर लोग मास्क का प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन इस बात का हम सभी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि घर के अंदर बहुत ज़्यादा मास्क का प्रयोग किसी ने नहीं किया है। सेकेंड वेव के 10-12 दिनों का आप छोड़ दीजिए, तो बाकी दिनों में ज़्यादातर घरों के अंदर मास्क का प्रयोग उस तरह से नहीं होगा, हम पुख्ता तौर पर नहीं कह सकते। ऐसे में थर्ड वेव में बच्चों को लेकर इस तरह का जो एंटिसिपेशन है, क्या वो वाकई में सच हो सकता है या ये वाकई एक एंटिसिपेशन ही है? देखिए, आपने जो ये दोनों प्रश्न उठाए हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पहला प्रश्न आपने जो ये उठाया है कि बाहर से जो काम करने के लिए आते हैं और ये जो वर्कर्स हैं, जो आपके मेड्स हैं या ड्राइवर्स हैं या माली है या जो भी लोग आपके घर में काम करने आते हैं, उनका बहुत ही ज़रूरी है ये मानना कि उनको तो कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा करना चाहिए और जहाँ तक अवॉइड हो सके इस टेंडेंसी को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकते हैं और अपने साथ ये इन्फेक्शन कैरी कर सकते हैं। जब तक हम इन कोरोना की पेंडेमिक में स्पेशली सेकेंड वेव से निजात नहीं पा जाते, तब तक तो ये ज़रूरी है ही। जब आप सेकेंड वेव के बाद थर्ड वेव की डर से में जी रहे हैं, उस टाइम ये और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वही समय होता है जब लापरवाही हो जाती है और हम लोग फ्री मूवमेंट्स और सब करना शुरू कर देते हैं। और आपने ठीक कहा कि जैसे घर के अंदर हम लोग मास्क नहीं पहनते ज़्यादातर, अगर हमारा घर वेंटिलेटेड है और हम लोग ये महसूस करते हैं कि अब इस कोरोना महामारी को 1.5 साल हो चुका है, घर में जब बहुत दहशत थी सेकेंड वेव में उस टाइम तो लोगों ने पहना, अब लोग नहीं पहन रहे हैं इतना, पर घर में ज़्यादातर इतनी क्राउडिंग नहीं होती और आदमी अपने कोई भी पर्सन अपना सोशल डिस्टेंसिंग तो मेंटेन कर ही रहा है या कर सकता है। एक और इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन आई है कि जो इन्फेक्शन है वो ड्रॉपलेट से तो होता ही है, खांसी से और छींक से या फेस टू फेस सोशल डिस्टेंसिंग कम है, और दूसरा वो जो एरोसोल्स हैं उससे होता है, पर क्लोज स्पेसेस में होता है। पर ये अब आ रहा है कि जो चांसेस हैं सरफेस कंटेमिनेशन की वजह से वो जो प्रोपोर्शन है वो बहुत कम है, और इसका जो एक्सपोजर है वो जो जैसे 15-20 मिनट तो पहले उसके अंदर था ही कि अगर आप फेस टू फेस रहते हैं, आपने देखा होगा हेल्थ वर्कर्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं जिनका ज़्यादा एक्सपोजर होता है, उनको अब जिनका किसी एसिम्प्टोमेटिक कोरोना पेशेंट से या स्प्रेडर या सुपर स्प्रेडर है उससे सामना हो जाता है, तो वो एक डोज होती है वायरस की, हर सांस के साथ वो उसमें ट्रांसमिट होनी शुरू हो जाती है और एक लेवल पहुंच जाता है कि आपको इन्फेक्शन हो जाता है। तो तीसरी वेव के अंदर अगर आती है, आपको ये बता दें कि इसमें हमारा जो स्पेनिश फ्लू हुआ था 100 साल पहले, उसमें 3 वेव आई थी पूरे विश्व के अंदर, और अभी भी हमारी कुछ कंट्रीज हैं जिसमें थर्ड वेव आ चुकी है। और जैसा डॉक्टर मिश्रा ने बताया कि जब तक आपको हर्ड इम्यूनिटी नहीं आती तो नंबर ऑफ वेव्स इमैटेरियल है, कितनी भी आ सकती हैं। और वेव के बारे में एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, जितनी स्टीप वेव आती है, जितनी तेज वेव आती है, ये अब मैथमेटिकल फार्मूला अप्लाई करके देखा जा चुका है और दोनों बार प्रूव भी हो गया है, उसी स्पीड से केसेस घटते हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर राजीव, आपको यहाँ पर रोकना चाहूँगी, माफ़ी चाहूँगी, हमारे कार्यक्रम को हमें यहीं पर विराम देना होगा समय की कमी के चलते। आपने अपना महत्वपूर्ण समय हमें दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर एम.सी. मिश्र जी, आपका भी अपना महत्वपूर्ण समय हम सबको देने के लिए, साथ ही साथ हमारे दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने दर्शकों को लगातार बताना चाहेंगे कि कोरोना को लेकर जो भी ताज़ा अपडेट है, लगातार जो भी जानकारी सामने आती है वो हम आप तक पहुंचाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं।
वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है आप सबके साथ, उसके साथ ही साथ बारिश में बचाव भी करना है, डेंगू और मलेरिया से भी बचना है, क्योंकि इसके साथ ही साथ कोरोना काफ़ी घातक हो सकता है। लगातार कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते रहिए। हमारे आज के कार्यक्रम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। टीके की सुरक्षा अपना कर सुरक्षा चक्र बनाना है। 18 साल की उम्र हो, युवा हो या बुजुर्ग हो, एक पल भी सोचे बिना ये मौका नहीं गवाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। टीका लगने के बाद भी सुरक्षा को अपना कर भी मास्क फिर भी लगाना है, 2 गज की दूरी निभाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। और वैक्सीन लगाने में मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई है। गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छी व्यवस्था की हुई है यहाँ पर, और मैं सबसे यही कहूँगा कि सभी को वैक्सीन लगवानी चाहिए, और उसमें कोई भी ऐसा दर्द या कोई ऐसी चिंता वाली विषय की बात नहीं है। मैंने टीका लगवाया है जीत का, आप भी लगवाइए। टीका ही दिलाएगा जीत,